हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स, टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर आपने अदर देन एनसीईआरटी बहुत कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया है, क्योंकि जितना भी पोर्शन अभी तक आपने डिस्कशन किया है ये सारा एग्जाम में एनसीईआरटी से डिफरेंट ही आता है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स है जिसमें अपने को क्वेश्चन करने हैं वो बहुत इजी लेवल के हैं और एग्जाम में हमेशा 2 स्टेप एडवांस लेवल पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जो भी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है वो पहले से मैंने आपको उस लेवल पे ही करवाया जो आपको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिचुएशंस दैट विल अपीयर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तो करना क्या होगा अपने को, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है जैसे आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो अपने को कैलकुलेट करना है। अब रिक्वायर्ड वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है सो फर्स्ट विद द गिवन स्टेटमेंट वी विल लेट एज अ वेरिएबल। Now what is the basic difference in the formation of the linear equation and in the formation of the quadratic equation? Linear equation is always formed in the two variables and the two conditions will be there. आपने linear equation के जितने भी क्वेश्चन किए हैं और सारे क्वेश्चंस में आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि वहां क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर 2 वेरिएबल्स लेट किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है और उन 2 वैल्यूज में 2 टाइम्स उनमें कंपैरिजन होता है, तब पहले स्टेटमेंट से पहला इक्वेशन और सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड इक्वेशन बनता है। अब वही क्वेश्चन के फॉर्मेट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है सबसे पहले 1 वेरिएबल में होता है। तो अपने को ट्राई ये करना है कि क्वेश्चन में वेरिएबल y को जहां तक हो सके लेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप वेरिएबल y को लेट भी करेंगे तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या होगा आपके साथ कि आपको वापस से y को x में कन्वर्ट करना होगा और y को x में कन्वर्ट करने के बाद में फिर आपको वापस से उस वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट करके फिर क्वाड्रेटिक बनाना होगा। तो जहां तक पॉसिबल होगा अपने गिवन कंडीशन में जो भी रिलेशन है उसमें से जो कैलकुलेट करना है उसको और ये फिक्स है कि एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में आता है, तो वैसे ही पता चल जाता है कि अगर एक ही वैल्यू क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए आता है तो उस वैल्यू को आपको वेरिएबल x लेट करना है। एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने का आने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने से दूसरा भी उसी पे डिपेंडेंट होता है। लीनियर इक्वेशन की तरह x सेपरेट और y सेपरेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है ये बात? दूसरा पॉइंट कि ऐसी क्या सिचुएशंस होती है जिससे कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए कि हाँ ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट का होता है। तो देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में जनरल बात कर रहा हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट है और उन स्टेटमेंट के प्रोडक्ट करने के लिए कह रहे हैं, कोई भी अगर स्टेटमेंट है और उन स्टेटमेंट में उन वैल्यूज का प्रोडक्ट करने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है तो डेफिनेटली जो भी 2 वैल्यूज जिनमें कुछ भी कंपैरिजन हो रहा है, कोई भी कंडीशन दे रखी है, तो उनमें से जब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहले एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल x होगा, दूसरे एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल x होगा। तो जैसे आप उनका प्रोडक्ट करते हो x मल्टीप्लाई x प्रोडक्ट होके क्या बनता है, x स्क्वायर का फॉर्मेट आता है और जैसे एक्सप्रेशन में x स्क्वायर बनता है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट तो आता है प्रोडक्ट लिखा हुआ। सेकंड जनरल कंडीशन होती है, क्वेश्चन में लिखता है जो भी वैल्यूज के लिए अपने को काम करना है उसमें क्वेश्चन कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो जब स्क्वायर्स का सम करना होता है फिर वही बात कहूंगा कि जो भी 2 वैल्यूज हैं उसमें पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर और बीच में प्लस। तो जब भी आप स्क्वायर करते हो तो वेरिएबल x का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, x स्क्वायर, और फिर अगर एक्सप्रेशन में x स्क्वायर आएगा तो फिर से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो जब भी 2 वैल्यूज जो x के टर्म्स में है जब आप उनका 1 अपॉन करके फिर उनका अगर प्लस करते हो, एडिशन करते हो, तो आपको पता है कि ऐसे वैल्यूज में एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना होता है। तो जैसे ही आप एलसीएम का टर्म लेते हो और ब्रैकेट ओपन करते हो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल जितने भी फॉर्मेट होते हैं उन सब में मैक्सिमम कंडीशंस इन्हीं 3 सिचुएशंस पे बेस्ड होती है, क्योंकि ये 3 सिचुएशंस ऐसे हैं जो कंडीशंस में क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाते हैं। क्लियर है? प्रोडक्ट करना, डायरेक्ट स्क्वायर्स करके उनका सम करना, और या फिर रेसिप्रोकल्स करके उनका सम करना या डिफरेंस करना। सम जरूरत नहीं है, डिफरेंस भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइदर इट इज इन द क्वेश्चन द डिफरेंस और आइदर इट इज क्वेश्चन इन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर?
इसके अलावा जो बेसिक की टर्म्स यूज करने होते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में, क्योंकि अगर बेसिक नॉलेज होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन में इजी होता है अप्लाई करना। इसके बाद में देखिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब क्वेश्चन में दे रखा होता है सम ऑफ टू नंबर। ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है जनरल। सपोज दैट इफ इट इज गिवन अस इन द क्वेश्चन दैट सम ऑफ टू नंबर इज 50, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है सम ऑफ टू नंबर 50। तो जब भी किसी सिचुएशंस में टू नंबर्स का सम दे रखा होता है तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो क्या करते थे, लेट द वन नंबर x एंड अदर नंबर बी y, और ऐसे करके अपने तुरंत एक इक्वेशन बना देते थे x प्लस वाई इक्वल टू 15। गलत कुछ भी नहीं है, यहां पे भी सही है x प्लस वाई इक्वल टू 15। लेकिन जैसे ही इस स्टेटमेंट के बाद का नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा कि वहां पे प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल्स करके उनका सम या डिफरेंस, या फिर क्वेश्चन होगा उनके स्क्वायर्स का सम। तो ऐसी सिचुएशंस आती है, समझ जाओ कि यहां पे वेरिएबल y को लेट नहीं करना। दैट्स ऑल। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस वन वेरिएबल लेट करके ही करना है ताकि कोई तरीके की प्रॉब्लम आए नहीं। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है जिसमें से लगता है कि डायरेक्टली सेकंड वैल्यू को एक्सप्रेस नहीं कर सकते फर्स्ट के टर्म में, तब आप वहां पे y लेट कर लो। यहाँ पे बहुत आसान है, दो नंबर्स का सम 15 है, अगर उनमें से एक का वैल्यू x हो जाता है सो कांट वी टेल द व्हाट इज द अदर नंबर। क्या आपके लिए या मेरे लिए ऐसा बताना पॉसिबल नहीं है कि अदर नंबर क्या होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। अदर नंबर इज 15 माइनस x। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वन नंबर, फर्स्ट नंबर अगर आपका 5 है तो दूसरा नंबर कितना होगा ताकि उनका सम 15 हो जाए? व्हाट वी विल डू, 15 माइनस 5। तो जब 15 माइनस 5 हो रहा है तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 15 माइनस x ही होगा। तो जब भी दो नंबर्स का सम होता है तो एक नंबर को x लेट करो, दूसरे नंबर को उस गिवन सम में से माइनस कर दो, यू विल गेट योर अदर नंबर इन टर्म्स ऑफ x। अब आगे की क्वेश्चंस में जो भी कंडीशंस है उसको फॉलो कर लो। या फिर कोई सिचुएशंस, कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करवाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात, जब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करवाया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको x लेट कर लो और दूसरे वाले को उसके x टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। यस और नो? ऐसी बहुत सी प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है। इसके बाद में ये तो था सम। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है लैंग्वेज में द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, ये जनरल कंडीशन बता रहा हूं बेटा ताकि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम कम से कम हो। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 15। तो टू नंबर्स का अगर डिफरेंस 15 है और आगे जो भी कंडीशंस है उनको अपने को परफॉर्म करना है, तो दो नंबर का अगर एक्चुअल डिफरेंस 15 है तो अपने ने ये मान लिया कि लेट वन नंबर x, what will be the other number? Anyone? If the difference of the two number is 15, one number is x, so there are the two options. Other number can be x minus 15 or other number can be x plus 15. क्योंकि आपको पता है कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 15 है तो कोई भी जो वैल्यू आप लेट करते हो फर्स्ट नंबर, अगर उसमें 15 ऐड करते हो फिर जो आंसर आता है तो उसका वापस से उस वैल्यू x के साथ जब डिफरेंस करेंगे तो 15 का डिफरेंस आएगा क्योंकि x में ही आपने 15 ऐड किया है। और दूसरा कंडीशन कि x में से अगर आपने 15 माइनस किया है, x में से अगर 15 आपने माइनस किया तो नो डाउट जो आंसर आएगा उसमें से वापस जब x को माइनस करोगे तो वो डिफरेंस 15 देगा, क्योंकि 15 को ही आप ऐड कर रहे हो और 15 को ही आप सेपरेट करो, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x प्लस 15 करके भी अदर नंबर को लिख सकते हैं और x माइनस 15 करके भी अदर नंबर को लिख सकते हैं। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वाड्रेटिक के अंदर। लीनियर में तो अपने को डिफरेंस में दोनों कंडीशंस लेनी पड़ती है, x माइनस 15 भी लेना होता है, 15 माइनस x भी लेना होता है जब टू नंबर्स में डिफरेंस करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे वन नंबर x है तो अदर नंबर आपका आइदर x माइनस 15 और x प्लस 15, इस टाइप की कंडीशंस है। क्लियर है? इसके बाद में आता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी क्वेश्चन का गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने चलो x लेट कर लिया, x लेट करके उसके कंपैरेटिव जो भी अदर वैल्यूज है वो आ जाएगा x के टर्म्स में, फिर जैसा क्वेश्चन का रिलेशन कह रहा है वो अपने अप्लाई कर देंगे। ये सब कुछ होने के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके रूट्स फाइंड आउट कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन है तो उस मेथड से, नहीं गिवन है तो जो अपने को एप्रोप्रिएट लगेगा, कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कभी मिडिल टर्म स्प्लिट दैट इज फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की कभी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी इतना डिफिकल्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के लास्ट टू आंसर्स कैलकुलेट करते हैं, x के टू आंसर्स, अब क्या होता है कि जितने भी आपने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन किए थे, जब सिर्फ क्वेश्चन में रूट फाइंड आउट करना होता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे फ्रैक्शन में आए, चाहे कैसे भी तरीके का आंसर आए, दीज वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब कंडीशन
वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के लिए सिंप्लीफाई करते हैं और वहां पे अगर x के 2 आंसर्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे दोनों आंसर्स का कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है कि दोनों जो कैलकुलेटेड आंसर है वो दोनों पॉसिबल है या नहीं है, और दोनों अगर पॉसिबल नहीं है तो उनमें से जो पॉसिबल नहीं है उसका रीजन क्या है, why that answer is not possible, that reason we have to mention। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि बस लास्ट 2 आंसर कैलकुलेट किया और आंसर कैलकुलेट करके आप फ्री हो गए, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा ध्यान रख लेगा। ऐसा कभी भी अगर आपने फॉलो किया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये सारे कुछ बेसिक्स कंडीशंस है जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के फॉर्मेशंस में काम आते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के फॉर्मेट के इक्वेशंस बनने के बाद में उनका सॉल्यूशंस करके 2 आंसर्स, और दोनों आंसर्स पे कंफर्मेशंस बहुत जरूरी है कि दोनों वैलिड है या नहीं है। दोनों में से अगर कोई वैलिड नहीं है तो उसका रीजन लिखना जरूरी है कि क्यों वैलिड नहीं है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देखिए बेटा। क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज फाइंड 2 consecutive positive integer, find 2 consecutive positive integer, sum of whose square is 365. That is the given statement in the question, that we have to find the sum of the 2 consecutive positive integer। सिर्फ consecutive नहीं है, consecutive positive integer है, sum of whose square is 365। तो मैं बात कर रहा था कॉन्जिक्यूटिव मींस कंटिन्यूअस, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद में नेक्स्ट। तो अगर आपके पास में अगर इस तरीके की सिचुएशंस है तो ऐसा थोड़ी कि कॉन्जिक्यूटिविटी से लेट x एंड y, नहीं, लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट 2 consecutive positive integers be x and x plus 1। क्लियर पॉइंट? तो यहां पे देखिए y की जरूरत नहीं पड़ी ना आपको, समझ में आया सिचुएशन। 2 consecutive है, इंटीजर्स पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x and x plus 1। जैसे ये लेट करते हैं फिर स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत सिंपल है ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट, सिर्फ लेट करना है, लेट करके फिर डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम। तो स्क्वायर का सम होता है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का सम होता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू कितना आपके पास में 365। यस और नो स्टूडेंट्स? सम ऑफ स्क्वायर इज 365। नाउ फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ओपन द ब्रैकेट, स्क्वायर ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 बाय द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 365 फ्रॉम द RHS we will change into the LHS। Again no problem। Next condition, in the next condition square plus x square, that is the addition 2x square plus 2x minus 364 plus का 1 minus 365 364, which common factors from which we can reduce by the common factor 2 we can simplify the expression। So the condition is x square plus x minus 182 is equal to 0। तो सिंपल तरीके से अगर आप 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनमें पेयर बनाते हो तो 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब पेयर बनते हैं तो उनमें से आपको ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट, ये सबको पता है। प्रोडक्ट आना चाहिए -182। तो प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आता है जब एक नंबर पॉजिटिव का लेते हैं और एक फैक्टर में दूसरा नंबर नेगेटिव का लेते हैं। क्लियर है? तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो ये भी चीज ऑब्जर्वेशन में होती है कि अगर 2 फैक्टर्स में से एक का साइन पॉजिटिव और एक का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब मिडिल टर्म में उनका आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो नो डाउट 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, दैट मींस द सब्ट्रैक्शन। क्या होगा? उनका सब्ट्रैक्शन होगा। अगर उनका सब्ट्रैक्शन होता है तो फिर कंडीशन क्या फॉलो करेंगे? पेयर्स बना के देखते हैं कि ऐसे कौन से 2 नंबर से जिनका प्रोडक्ट हो यही आ जाए, तो प्रोडक्ट उस प्राइम फैक्टराइजेशन में से आ ही जाएगा और डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। प्लस का 14 माइनस का 13 रीजन पता है, मिडिल टर्म में +1 चाहिए तो 14 लार्जर नंबर प्लस का होगा, स्मॉलर नंबर 13 माइनस का होगा। टेक द कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर होता है तो बहुत आसान होता है कैलकुलेशन, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। माइनस साइन इज देयर, कॉमन 13
in the bracket x plus 14 is equal to 0. Okay, now the first factor x plus 14, second x minus 13 equal to 0. From the first answer is minus 14 और second answer is x is equal to 13. तो ये देखिए क्लियर पता चल रहा है, x value is minus 14, x value is plus 13. Now two answers are there. Now we have to confirm that both answers are possible or not, and if it is not possible, what is the reason? In the starting of the question, it is given as positive integers. So can we consider the negative value in the positive integer? Can we consider the negative value in the positive integer? We can't. So what we will write? Since x is a positive integer, so it can't be negative. यही तो रीजन लिखेंगे, सिंपल सी बात है. x is a positive integer, x आपने पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेट किया है, so it cannot be negative. It cannot be negative का मतलब क्या हो गया? That means इसका मतलब क्या हुआ? x equal to minus 14 not possible. तो x equal to minus 14 अगर not possible है तो इसका मतलब पॉजिटिव तो पॉसिबल है. तो पॉजिटिव अगर पॉसिबल है तो लास्ट में क्या लिख देंगे? Hence two consecutive positive integers are, the first one is 13 and the second one is 14. ये है कंप्लीट इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस. इक्वेशंस पहले वेरिएबल्स लेट करते हैं, लेट करके आप इक्वेशंस बनाते हैं, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन होने के बाद क्वाड्रेटिक बनता है. अगर लगता है कि इजीली को मिडिल टर्म स्प्लिट बन जाता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्लियर है? तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स पे अगर वर्क करना है तो उसमें नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है. इसलिए जो आपके x के रूट्स के अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा है उसको आपको कंसीडर नहीं करना है. गेट इट? और अगर क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर्स पे हो तो उसमें कोई पॉजिटिव या कुछ ऐसा बात नहीं कर रखा, सिर्फ 2 नंबर्स पे अगर कंडीशंस है तो ध्यान रखिएगा 2 नंबर्स की कंडीशंस में फिर दोनों पॉसिबल होते हैं, चाहे पॉजिटिव आए और चाहे नेगेटिव आए. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन से स्टार्ट करते हैं. हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. अगेन देयर इज अ स्टेटमेंट इन द कंपैरिजन. द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other 2 sides. तो डायग्राम बना के अगर करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डायग्राम नहीं भी बनाते तो अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिगर से कोई ज्यादा मेजर रोल है नहीं. और फिर भी एक एक्सप्रेशन बना के देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है. क्वेश्चन क्या चाह रहा है कहना आपसे? लेट कंसीडर अ राइट ट्राइंगल. कोई भी राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, एबीसी. हाइपोटेन्यूज आपको दे दिया 13 सेंटीमीटर. अब आता बेस और एल्टीट्यूड में कंपैरिजन किसको किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, तो वापस एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं. एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे? बेस से. तो एक सिंपल सा कंपैरिजन है कि एल्टीट्यूड जो है वो डिपेंड कर रहा है बेस पे. तो एल्टीट्यूड का जो वैल्यू है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है. एल्टीट्यूड का वैल्यू बेस वैल्यू से 7 सेंटीमीटर लेस है. तो आपको क्या करना है? एल्टीट्यूड का वैल्यू अगर बेस वैल्यू से 7 सेंटीमीटर लेस है तो नो डाउट अपने बेस वैल्यू को क्या लेट कर लेंगे? x. अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस में तो +7 और -7 दोनों होता है. यहाँ पे कंफर्म है कि एल्टीट्यूड ही 7 सेंटीमीटर लेस है. तो एल्टीट्यूड ही अगर 7 सेंटीमीटर लेस है तो एक्सप्रेशन बनता है x - 7 सेंटीमीटर. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड के अंदर. लेट बेस बी x सेंटीमीटर. बेस अगर x है देन एल्टीट्यूड भी कितना होगा? x - 7 सेंटीमीटर. एंड हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है बेटा? तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों वैल्यूज है। तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखते हैं? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC by पाइथागोरस थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट आप सबको पता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, तो वैल्यू एच का तो आपके पास में हो गया 13 स्क्वायर, बेस वैल्यू हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर वैल्यू हो गया आपके पास में एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो वही हुआ ना एक तरीके से स्क्वायर्स का सम। स्क्वायर्स का सम किसी वैल्यू का अगर इक्वल है तो होता वो क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो वो इनडायरेक्टली आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन मिल जाता है सिंपलीफाई करने के बाद में। 13 स्क्वायर 169, स्क्वायर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा RHS को LHS में लाया जाता है, यहाँ पे LHS को RHS में ले जाते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 160। अब वापस से जब वैल्यू को लिखूंगा तो 0 को पीछे लिख देता हूं और जो मेन एक्सप्रेशन है उसको आगे लिख देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 149 माइनस का 160, क्या बचेगा? माइनस का 120, 2 से रिड्यूस कर दिया। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट नेगेटिव में चाहिए माइनस का 60 और डिफरेंस करने पे माइनस का 7। तो अभी जो बात बताई थी सेम वही कंडीशन वापस है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 12, 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12। तो फर्स्ट फैक्टर बन गया x प्लस 5, सेकेंड फैक्टर बन गया x माइनस 12। फर्स्ट से आंसर आ गया माइनस 5 और सेकेंड से आंसर आ गया 12। तो अब कंडीशन फिर वही बात है, दो आंसर्स निकलने के बाद में हमेशा क्वेश्चन में कंडीशन में चेक करो कि x क्या है। x आपका बेस है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है। बेस का मतलब एक तरीके से साइड ही हो गया, तो क्या वो नेगेटिव होता है? क्या नहीं होता है। तो कंडीशन क्या लिखेंगे? सिंस x इज द बेस ऑफ ट्राइंगल, x बेस है ट्राइंगल का, सो इट cannot be negative. Yes or no? X is the base of triangle, so it cannot be negative. अगर ये cannot be negative नहीं हो सकता, that means therefore x equal to -5 not possible. अगर x equal to -5 possible नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? Hence x equal to -5 अगर possible नहीं है, तो इसका मतलब बेस तो है, वो हो गया कितना? बेस तो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड वो बेस से 7 कम है, तो 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पे सिंप्लीफिकेशन होता है बेटा। इस तरीके से आपको वर्क करना है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा आप सबको कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वर्ड प्रॉब्लम से कैसे बनता है। इस तरीके से बनेगा आपका। तो कॉम्प्लेक्शंस कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वह पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पॉसिबल हो पा रहा आप लोगों से मिडिल टर्म स्प्लिट, देन गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द टुडे क्लास। हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। रीड कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. पहला स्टेटमेंट क्लियर है, that the industry produces a certain number of the poultry article in a day. After that, it was observed that on a particular day, the cost of the production of each article, that is given as a cost of production of each article, was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो ये कंडीशन है कि जो आर्टिकल प्रोड्यूस है उसका जो कॉस्ट है वो 3 more than twice the number of the article produced on that day. तो इसका मतलब जो 1 आर्टिकल का कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस डे में कितने प्रोड्यूस किए गए, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स लेट कर लेंगे। आफ्टर दैट, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन of the on that day was ₹90, total cost of production भी दे रखा है ₹90 आपके पास में, then find the number of the articles produced and the
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों कैलकुलेट करना है आपको। तो एक आएगा तो उसी पे तो दूसरा डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस भी कैलकुलेट करना है एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सिंपल सी बात है, जो डिपेंडेंसी है वो आपको पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है। तो लेट कीजिए बेटा, लिखिए लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, let the number of articles produced on a day be x. Okay, number of articles produced on a day be x. अगर number of articles produced on that day x है, then cost of each article वो आपका रुपीस में होगा। So cost of each article be rupees, कितना, ट्वाइस से 3 more than, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 3 more than twice the number of article produce। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस अगर आपके पास में पर्टिकुलर डे में x है, तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट 3 more than twice the number, that is the expression 2x plus 3 according to question। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आ रहा है उस पर्टिकुलर डे पे, जिसमें ये कंडीशन दे रखी है, उस पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 90 है। तो कैसे निकालते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, जितने आर्टिकल आपने प्रोड्यूस किए और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होता है अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए आपको गिवन एक्सप्रेशन में जो आपने लेट किया है नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसीलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपका प्रोडक्शन ये है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वैल्यू ₹90 है। नाउ लेट ओपन द ब्रैकेट एंड मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x into 2x square plus 3x minus 90 equal to 0. Is it clear to everyone? 2x square, open the bracket, 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. अब ऐसे दो नंबर्स का वैल्यू प्रोडक्ट लेना है आपको, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका -90 है, तो प्रोडक्ट आपको चाहिए 180 जो कि नेगेटिव का होना चाहिए। क्लियर है? प्रोडक्ट 180 चाहिए नेगेटिव का, और ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस 3 में आना चाहिए। तो डिफरेंस 3 में आना चाहिए, प्रोडक्ट 180 है तो या तो 180 के प्राइम फैक्टरेशन करो, 180 के प्राइम फैक्टरेशन करके उसमें कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करो और उनमें पेयर्स बना के देखो कि ऐसे कौन से दो नंबर्स के पॉसिबल कंडीशंस है जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट करने पे नंबर है वो थोड़ा सा हायर वैल्यू है और फैक्टर्स इतने इजीली नहीं बन पाते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन ये भी रहता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे इस मेथड को भूल मत जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट के चक्कर में इतना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं करते फैक्टराइजेशन और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बीच बीच में करते रहेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर बात करें तो a is equal to 2, b equal to 3, c equal to -90। तो सबसे पहले आपको पता है कि d को कैलकुलेट करवाया जाता है ताकि फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर सके। b स्क्वायर -4ac, ये होगा 3 का स्क्वायर -4, a वैल्यू 2, c वैल्यू -90, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, तो ये वैल्यू आ गया 729। और अगर आप लोगों को याद हो तो पहले कहा गया था कि जितने स्क्वायर रूट नंबर डायरेक्ट याद कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर है। अब देखिए, नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस b वैल्यू 3 है, 3 प्लस माइनस √ में d है आपका 729 अपॉन में 2, a वैल्यू है आपके पास में 2। तो यहां पे बस a की कंडीशन में जाके टाइम वेस्ट होता है स्क्वायर रूट के अंदर, उसके अलावा कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो एक ही कंडीशन पे जाके होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आता है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं, क्योंकि 20 तक तो स्क्वायर्स याद होते हैं लेकिन उससे ऊपर के स्क्वायर्स अपने को याद होने थोड़े से कम हो जाते हैं। यस और नो? तो देखो, इसका भी एक अल्टरनेट तरीका है। पहली बात तो ये कि कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करो, देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, कंडीशंस पे। अगर कोई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मल जो गिवन है, या क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द रूट्स करके अगर क्वेश्चन आता है, तो उसमें तो इसके परफेक्ट स्क्वायर रूट होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे किसी भी सिचुएशन का हो, चाहे एजेस का हो, चाहे फ्रैक्शन का हो, चाहे कोई नंबर्स पे बेस्ड हो, चाहे कोई स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो,
या किसी भी तरीके का क्वेश्चन फॉर्मेट अगर एरिया पे बेस्ड हो, अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये कंफर्म है। अब सपोज दैट मेरे को या आपको याद नहीं है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है चेक करने का, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल सा तरीका होता है, 8th और 9th क्लास 8th में वैसे जनरल प्रैक्टिस करते हैं कि जब लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना होता है तो इस तरीके से पेयर बनाते हैं, पेयर बनता है लास्ट से 29 का और आगे से 7 का। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 7 से कम होता है, तो वो नंबर होता है आपका 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 7 से ज्यादा हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 7 के रेस्पेक्टिव तो वैल्यू आ जाएगा आंसर में 2। अब जो सेकंड पेयर है 29 में लास्ट में कितना है, ये 3 डिजिट या 4 डिजिट में अगर रूट आता है तब ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है, 5 डिजिट में थोड़ा सा मेथड को चेंज करना पड़ता है। तो पहले वाले पेयर के लिए तो 2 सेटिस्फाइड हो गया। अब 29 जो सेकंड पेयर बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, उसमें 29 का लास्ट डिजिट 9 है, तो 29 के लास्ट डिजिट अगर 9 है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे उसके लास्ट में डिजिट 9 आता हो। जैसे एक तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और एक नंबर 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो इसका मतलब ये पॉसिबल स्क्वायर रूट 23 का भी हो सकता है और ये पॉसिबल स्क्वायर रूट 27 का भी हो सकता है। ये ही डायरेक्ट प्रैक्टिस रखना है, लॉन्ग डिवीजन तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। 2-4 ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन कराते तो जानबूझ के वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में वो सारे डिफिकल्ट वैल्यूज आ जाते हैं जिसको एक्सप्लेन करना होता है हमारे को। तो 7 के लिए 2 पॉसिबल है, 29 के 9 के 29 नहीं लेना है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होता है 9 के लिए जो पॉसिबल डिजिट होता है वो या तो 3 है, क्योंकि 3 into 3 पे लास्ट डिजिट 9 आता है, या 7 है आपका जिसमें 7 into 7 पे 49 का 9 आता है। अब दोनों में से भी पहले प्रायोरिटी किसको देनी है रफ के अंदर, कि किसको चेक करें 23 into 23 या 27 into 27। तो एक ऐसा नंबर रखो बीच का जिसका आइडिया आपको पता होना चाहिए। जैसे 20 और 30 है, तो 20 से ऊपर और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो ये 900 के आसपास है या 400 के आसपास है, बीच का वैल्यू तो नहीं है ना। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो ये वैल्यू 729 जो है वो 900 के आसपास का है, तो पहले प्रायोरिटी 27 को देनी है। और यहाँ पे तो वैसे और अच्छे से क्लियर होता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये नंबर 625 से ग्रेटर है, तो नंबर अगर 625 से ग्रेटर है तो इसका मतलब 729 स्क्वायर रूट 27 का ही होगा। और जिसको याद है उसको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो x का वैल्यू क्या बन रहा है -3 प्लस माइनस 27/4। पॉजिटिव लेने पे x इज इक्वल टू -3 प्लस 27/4। -3 प्लस 27 कितना हो गया 24/4 कितना हो गया 6। नेगेटिव टेक पॉजिटिव साइड एंड टेक नेगेटिव साइड, दो आंसर निकालने के लिए। तो x इज इक्वल टू -3 - 27/4। -3 - 27 कितना हो गया -30 -30/4, जो कैलकुलेशन सॉल्व करने पे कितना आ रहा है -15/2। तो -15/2 और 6 है। अब देखिए बात ये नहीं है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है, हो सकता है 15/2 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन 15/2 के साथ वैल्यू किसका है नेगेटिव का है। तो जब कोई वैल्यू काउंटिंग करते हो नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल, तो क्या वो कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वही रीजन लिखना होता है वापस से, सेज x इज, आपको बताना है कि x आपने क्या लेट किया, x इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, x नंबर ऑफ अगर आर्टिकल्स है सो इट कैन नॉट बी, x नंबर ऑफ आर्टिकल है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। नेगेटिव नहीं होने का मतलब क्या हो गया x इक्वल टू -15/2 नॉट पॉसिबल। ये हर कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें दोनों भी पॉसिबल होंगे। ऐसी मेंटेलिटी अपना कॉन्सेप्ट में बना लेना कि कभी भी दोनों आंसर वैलिड ही नहीं होते हैं। तो -15/2 पॉसिबल नहीं है, हैंस इसका मतलब क्या हो गया x कितना आएगा 6 आएगा, और x अगर 6 आ रहा है तो देयरफॉर दो क्वेश्चन आपसे पूछे थे ना, तो पहले तो आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6, और सेकेंड कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
कितना था 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना हो गया 12 प्लस 3 ₹50। दैट्स ऑल। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं कि कंपैरिजन एक ही तरीके से है, उसके बाद उनका रिलेशन दे रखा है, उससे एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैक्टर्स कर लो। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बस एक ही प्रॉब्लम है, बाकी कहीं टाइम वेस्ट नहीं होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट्स का क्वेश्चन में जो डी का वैल्यू आता है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में, क्योंकि एवरेज हर बच्चे को 15 या 20 तक के ही स्क्वायर रूट याद होते हैं, उससे ऊपर का अगर कोई भी स्क्वायर रूट है तो उसको टाइम लगता ही है, और वो डिपेंड करता है कि उसमें भी कितनी प्रैक्टिस है। अब कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और लॉन्ग डिवीजन वाला भी अगर अप्रोच फॉलो करते हो पूरा कन्वेंशनल, तो उसमें भी टाइम वेस्ट है। जब ये कंफर्म है कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर ही होता है, जिसका भी स्क्वायर रूट करोगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका एक ही शॉर्टकट तरीका है, उसका पहला पेयर, उसका दूसरा पेयर, पहला पेयर देख लो कि किसके स्क्वायर से कम सेटिस्फाइड हो रहा है वो आ जाएगा, और जो दूसरा पेयर उसका लास्ट यूनिट डिजिट देख लो कि किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में वो आता है। जैसे अभी 9 था तो 3 और 7 पॉसिबल थे, उसमें से दोनों को चेक कर लिया, 27 सेटिस्फाइड कर जाएगा। क्लियर हो गया थे? तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इस तरीके से क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, उनके एक्सप्रेशंस, उसके बाद इक्वेशंस, और इक्वेशंस के बाद उनके सॉल्यूशन। हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट, जिसमें आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड 2 consecutive odd positive integer sum of whose square is 289। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन है, दोनों में एक बेसिक कॉमन डिफरेंस है, बस उसी को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है क्लास के अंदर। एंड व्हाट इज दैट बेसिक कॉमन कंडीशन? क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था उसमें था सम 2 consecutive positive integer, और यहां क्वेश्चन में क्या है 2 consecutive odd positive integer। So what is the basic difference between the 2 consecutive positive integer, 2 consecutive positive even integer and 2 consecutive positive odd integer? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर पहला नंबर 13 है, फॉर एग्जांपल अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर का एक नंबर 13 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो होता है 14, लेकिन इस ऑड इंटीजर 13 का नेक्स्ट ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा 15। इसी तरीके से अगर कोई इंटीजर 12 है, अगर इसका कॉन्जिक्यूटिव होता है तब तो होता है 13, लेकिन इंटीजर 12 जो कि इवन है, तो इस इवन का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर क्या होगा 14 होगा। इस इवन इंटीजर का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर क्या होगा 14 होगा। तो जनरल कंडीशन है कि जब ये सिचुएशन आती है तब तो इंटीजर होता है x प्लस 1, लेकिन जब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन आती है तब इंटीजर लेट होता है x प्लस 2, क्योंकि इवन या ऑड नेक्स्ट नहीं होता, उसका नेक्स्ट होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट के अंदर x और x प्लस 1 नहीं होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट के अंदर x और x प्लस 2 होता है। ओके, गेट इट? तो सबसे पहले लेट क्या कर लेंगे, लेट 2 consecutive odd positive integers, let 2 consecutive positive odd integers be x and x plus 2। कई बच्चे क्या करते हैं 2x plus 1 कर देते हैं, 2x plus 1 नहीं करना है, 2x plus 1 नहीं होता है, हमेशा x plus 2 ही होता है। अगर चाहे क्वेश्चन इवन का है और चाहे क्वेश्चन ऑड का है, इन बोथ कंडीशन x and x plus 2, इवन अगर है तब भी यही लेट करना है, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तब भी यही लेट करना है x and x plus 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके स्क्वायर्स का सम, तो ये तो ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं आपको, इनके स्क्वायर्स का सम क्वेश्चन में कितना दे रखा है 290 दे रखा है। तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बता देता हूं, बाकी सिंप्लीफाई आपको ही करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 290 इधर आ गया माइनस 290, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286, 2 से रिड्यूस किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब अगर आपके लिए पॉसिबल हो कि 143 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, 143 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 143 के प्राइम फैक्टराइजेशन को लेके देखिए, परफॉर्म कीजिए कि किसके
ऐसे कौन से दो नंबर्स के पेयर बना सकते हो जिनका प्रोडक्ट वापस से 143 आए और उनका डिफरेंस 2 आए? और लगता है कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा। सो एक सिंपल अप्रोच है, गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो रूट आएगा उसकी प्रैक्टिस करनी है, बस ये ध्यान रखिएगा। डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो एक सिर्फ रूट कैलकुलेट करने के लिए बताता हूं कि क्या करना है, सिर्फ रूट की प्रैक्टिस बेटा, पूरा सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मैंने लिखा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 143, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 572 आ गया 576। याद है क्या? अरे याद है या नहीं है? कम से कम 25 तक के याद कर लो, बहुत जरूरी है, नहीं तो हर बार प्रॉब्लम फेस होगी। अब मैं तो आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि 576 में एक पेयर बन गया 76 का और एक पेयर बन गया 5 का। अब मेरे को अगर याद भी नहीं है तो मेरे पास में दो ऑप्शन नंबर क्या है जिनका ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, जिनका स्क्वायर रूट वो ही होगा आंसर जो मैं अभी लिख रहा हूं। तो 5 का वैल्यू सेटिस्फाइड होता है 2 से, 76 में लास्ट डिजिट 6 है, तो ऐसे कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है जिसको उसी से मतलब जिस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट उसका 6 आए? तो या तो 4 ऑप्शन है, 4 4 जा 16, या 6 ऑप्शन है, 6 6 जा 36। तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो ये 24 का स्क्वायर रूट आंसर है और ये आंसर 26 के लिए स्क्वायर रूट होगा। मतलब 576 का स्क्वायर रूट जो है उसका आंसर या तो 24 होगा या 26 होगा। अब वही वाली बात है, इन दोनों के बीच में 25 है जिसका स्क्वायर होता है 625। तो ये 625 से कम है कि नहीं है? ये 625 से कम है, इसलिए ये पॉसिबल अगर है तो 24 से है। तो आप 24 इंटू 24 करके चेक कर लेना, फिर एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन अप्लाई करके और इस क्वेश्चन के लिए सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नेगेटिव आएगा कंफर्म है, क्योंकि जब एक नेगेटिव लेंगे तो एक आंसर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो आपस में लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है एक्स आपका तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो भी एक्स का पॉजिटिव आंसर है वो और उसमें 2 ऐड करना है, 1 ऐड नहीं करना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर में उस तरीके से लेट करना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। So here it is the question number 5 on your screen। देखिए कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या लिखा है और कैसे करना है। रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? that the area of the rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका 528 है, तो एरिया का मतलब लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट ही हो गया, तो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट ही करना है इस क्वेश्चन में फिर से। अब देखिए रिलेशन क्या है लेंथ और ब्रेथ में, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मतलब मीटर के अंदर मेजरमेंट है 1 more than twice its breadth, we need to find the length and the breadth। कंपैरिजन साफ साफ क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन में सबसे लास्ट में जाके लिख रहा है क्या, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। तो इसका मतलब लेंथ जो है वो किस पे डिपेंडेड है, लेंथ वैल्यू किस पे डिपेंडेड है, ब्रेथ पे। लेंथ वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 1 more than twice its breadth। तो सबसे पहले लेट जो डिपेंडेड है उनमें से वैल्यू को एक्स लेट कर लेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है पता ही है, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट भी x मीटर। अगर ब्रेथ ऑफ प्लॉट x मीटर है देन लेंथ ऑफ प्लॉट भी कितना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 more than twice of the breadth। ये लिखा हुआ है 1 more than twice of the breadth, so that expression is 2x plus 1 according to question area of rectangle कितना है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। लेंथ इनटू ब्रेथ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये एक्सप्रेशन ऐसे है कि जिनका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि 2 का माइनस 528 से मल्टीप्लाई उसका जो आंसर है उसके दो पॉसिबल फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 का हो,
बनने में इजीली बन जाता है, नहीं बनते तो प्रॉब्लम बहुत आती है। तो प्रॉब्लम बहुत आती है तो एक ही तरीका है a2 b1 और c है -528। तो इसमें भी मैं वहीं तक एक्सप्लेन करूंगा स्क्वायर रूट तक, उसके आगे का सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। तो सबसे पहले d कैलकुलेट करते हैं, b स्क्वायर -4ac, b वैल्यू 1 स्क्वायर, a वैल्यू 2, c वैल्यू -528। लेट ओपन द ब्रैकेट, 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 4 into 2 8 हो गया, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, 22 में कैरी 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 4 2 2 4। तो 4 2 2 4 में जब 1 ऐड होगा तो 4 2 2 5। जिसके लास्ट में 5 आ जाता है वो तो सबसे आसान है, जिसके लास्ट में 5 आ जाता है वो तो सबसे इजी है स्क्वायर रूट के अंदर। क्यों इजी है? क्योंकि 5 का मतलब उसके स्क्वायर रूट का भी एंड डिजिट 5 ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि 5 से 5 के स्क्वायर में ही आता है, 25 में लास्ट डिजिट 5 होता है। आगे का पेयर बन रहा है 42 का, तो 42 कौन से नंबर का स्क्वायर 42 से कम होता है? 7 का लार्जर हो जाएगा 49 और 6 का इससे कम रहेगा 36। तो इसका स्क्वायर रूट आंसर कितना हो गया? 65 हो गया। इसका स्क्वायर रूट अगर आंसर 65 है तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, करना खुद को है, ध्यान रखिएगा, डू योरसेल्फ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, माइनस भी करके, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव। नेगेटिव लेके जो वैल्यू आएगा वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x आपका ब्रेथ है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर जो फाइनली x का पॉजिटिव आंसर आता है वो ब्रेथ बनेगा, उस ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करोगे तो वो आपका लेंथ बनेगा। तो ये है आज की क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्लास अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।